प्रोफेसर मार्टिन टाइटन पर जाने वाले सभी लोगों को एक स्विमिंग पूल के पास लेकर आते हैं। वो देखते हैं कि उनमें से कौन सबसे ज्यादा देर तक पानी के अंदर रह सकता है। धीरे धीरे करके सब लोग बाहर आने लगते हैं, पर रिक और टेली नाम की एक लड़की सबसे ज्यादा देर तक पानी के अंदर रहते हैं। कुछ देर बाद टेली की भी सांस टूट जाती है और वो पानी से बाहर आ जाती है। वो पानी में पूरे 30 मिनट तक रहती है। अब पानी के अंदर सिर्फ रिक ही बचा होता है। मार्टिन रिक के पहने हुए कपड़ों की मदद से उसकी हार्ट बीट और उसके ऑक्सीजन लेवल को चेक कर रहा था। धीरे धीरे उसकी हार्ट बीट और उसका ऑक्सीजन लेवल दोनों बहुत ज्यादा कम होने लगते हैं, पर उसको इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद रिक अपनी मर्जी से पानी से बाहर आ जाता है। सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि वो पूरे 42 मिनट तक पानी के अंदर था। अब कुछ दिनों बाद रिक की एक सर्जरी करी जाती है, जिसके बाद वो सही सलामत अपने घर चला जाता है। पर उसी रात वो अचानक अपने बेड से उठकर किचन में चला जाता है। एबी जब रिक को बेड पर नहीं देखती तो वो उसको ढूंढने लगती है। वो देखती है कि रिक किचन में अपने शरीर पर बर्फ लगा रहा है क्योंकि उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। ये देखते हुए एबी उसको एक और बर्फ का बैग लाकर देती है। रिक उस बर्फ के अंदर हाथ डालकर एबी को दिखाता है। वो बोलता है कि अब मुझको बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा। शायद ये सब उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हो रहा है, यानी उनके एक्सपेरिमेंट्स काम कर रहे हैं क्योंकि टाइटन पर बहुत ज्यादा ठंड है और वहां पर वो लोग ही जाएंगे जिनके शरीर को ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। अभी भी इन्होंने मीथेन और नाइट्रोजन गैस के लिए इन सभी को तैयार नहीं किया था, जो कि इनके लिए एक काफी बड़ी मुश्किल थी। पर ये लोग इस चीज का भी एक रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये टाइटन पर जाने वाले सभी लोगों को लिक्विड मीथेन से भरे पूल में तैराते हैं, जिससे सभी को शुरुआत में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पर धीरे धीरे इन सभी का शरीर इस चीज को भी हैंडल करने लगता है। जिसके बाद इन्हें एक नए तरीके के मास्क को पहनाकर दौड़ाया जाता है, जिससे उस मास्क में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन गैस बनने लगती है। रिक और बाकी सभी को उस मास्क को पहनकर पूरे दिन दौड़ाया जाता है। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रिक और टाइटन पर जाने वाले सभी लोग बाथरूम में अपने कपड़े चेंज कर रहे होते हैं कि तभी रिक का ध्यान अपने बालों पर जाता है। वो देखता है कि उसके बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। तभी उसका ध्यान एक और आदमी पर जाता है जिसके बिल्कुल रिक की तरह ही बाल टूट रहे होते हैं। वो सोचता है कि शायद ये सब मेरे साथ उन दवाइयों की वजह से हो रहा है जो हमें एक्सपेरिमेंट्स के दौरान खिलाई जा रही हैं। तभी वहाँ उनमें एक लड़की की तबीयत खराब होने लगती है। उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है और देखते ही देखते उस लड़की की मौत हो जाती है, जिसको देखकर रिक और उसके सभी साथी बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उस लड़की पर भी वही एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे जो रिक और बाकी लोगों पर हो रहे थे। ये जानने के बाद सभी को अपनी जान खतरे में लगने लगती है। उनको लगता है कि हम भी आज या कल इस लड़की की तरह ही मारे जाएंगे, पर रिक सबको शांत कराता है। उसी रात टाइटन पर जाने वाले सभी लोग रिक के घर पर इकट्ठा होकर उस लड़की की मौत के बारे में बातें करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि उसकी मौत उस पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुई है और ये एक्सपेरिमेंट्स हम पर भी रोज हो रहे हैं, यानी हम भी सेफ नहीं हैं। पर रिक सबको ये कहता है कि ज्यादा मत सोचो, हम अभी तो ठीक हैं और शायद हमारे साथ उस लड़की की तरह ना हो। तभी रिक के एक साथी जैक को अचानक बहुत तेज गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपनी वाइफ को भी जख्मी कर देता है। असल में उसके साथ ऐसा जब से हो रहा था जब से वो लोग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से वो अग्रेसिव बनता जा रहा था। जैसे तैसे करके रिक और बाकी लोग जैक को शांत करा देते हैं। अब अगले सुबह रिक के घर पर डॉक्टर फ्रेया आती है। वो उसको बताती है कि जो लड़की उस दिन बाथरूम में मरी उसको पहले से ही एक पुरानी बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसमें एक्सपेरिमेंट का कोई हाथ नहीं है। उसके शरीर पर उन दवाइयों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। उसकी मौत बिल्कुल नेचुरल थी। तो तुम लोग खामखा डरना बंद करो। डॉक्टर फ्रेया की बातें सुनकर रिक ये तो समझ गया था कि ये कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। उसी रात रिक को भी खून की उल्टी होती है, जिसको देखकर उसकी वाइफ एबी थोड़ा चिंता में आ जाती है। वो उसके ब्लड का सैंपल ले लेती है। असल में एबी भी एक बहुत अच्छी डॉक्टर होती है। वो रिक के ब्लड के सैंपल को लेकर घर के बाहर आ जाती है। तभी उसे अपने घर की दीवार पर एक रेड लाइट जलते हुए दिखाई देती है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि ये कैमरास हैं, यानी वो लोग हम पर इस पूरे समय नजर रख रहे हैं। अगले दिन एबी रिक के ब्लड को लैब में ले जाकर चेक करने लगती है, जहाँ पर उसके रिजल्ट से वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। रिक के ब्लड के अंदर उसे बहुत सारे अलग अलग जानवरों का डीएनए मिलता है, जिसके साथ उसके ब्लड में नए और खतरनाक तरीके के केमिकल्स भी होते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया गया। यानी मार्टिन और उसकी टीम ने इन सभी से बहुत सारी बातें छुपाई हैं। वहीं दूसरी ओर रिक पानी के अंदर अकेला बैठा होता है, पर तभी उसके हाथ की खाल उतरने लगती है, यानी अब उसकी स्किन भी उतरने लगी थी, जिसको देखकर रिक डरने लगता है। वहीं उधर एबी रिक के ब्लड में मिले उन जानलेवा केमिकल्स के बारे में बात करने इस प्रोजेक्ट के हेड प्रोफेसर मार्टिन के पास जाती है। वो गुस्से में रिक के बारे में उनसे सवाल पूछती है, पर मार्टिन एबी को कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। जिसके अगले दिन ही रिक की आंखों का एक ऑपरेशन किया जाता है ताकि वो टाइटन ग्रह पर अंधेरे में भी देख सके। ऑपरेशन के बाद रिक की आंखों पर पट्टी बांधकर उसको उसके घर भेज दिया जाता है, जहाँ वो अपने बेटे के साथ कुछ बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसकी आंखों से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एबी उसको दोबारा हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर उसको प्रोफेसर मार्टिन भी मिलते हैं। एबी मार्टिन पर एक बार फिर से सवालों की बारिश कर देती है। इस बार वो मार्टिन को धमकी देते हुए पूछती है कि मुझे सब कुछ सच बता दो कि तुमने मेरे पति के साथ क्या किया है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मार्टिन इस बार भी एबी की किसी बात का जवाब न देते हुए वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जिसके बाद एबी घर जाती है। वो देखती है कि उसका नेबर जैक, जिसे पहले भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, उसे फिर से गुस्सा आ गया है और इस बार उसने गुस्से में अपनी वाइफ को ही जान से मार दिया, जिसकी वजह से मिलिट्री उसको पकड़ने आई है। पर तभी उसको जैक के घर में कुछ गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से एबी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसको लगता है कि
उन्होंने जैक को मार दिया। अब एबी मन ही मन में सोचती है कि उससे बहुत सारी बातें छुपाई जा रही हैं, जिनका उसको जल्दी से पता लगाना होगा। वो उसी रात रिक का कार्ड उठाकर उसी लैब में चली जाती है जहाँ रिक और बाकी सब लोगों की फाइल्स होती हैं। उसे वहाँ पर उस लड़की की फाइल भी मिलती है जिसे डॉक्टर फ्रेया ये बता रही थी कि उसकी मौत एक पुरानी बीमारी की वजह से हुई थी। पर उसकी फाइल चेक करने के बाद एबी को पता चलता है कि उसकी मौत किसी बीमारी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उस पर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुई थी, जो कि उसकी फाइल में साफ साफ लिखा हुआ था, क्योंकि उसको तो कोई बीमारी ही नहीं थी। तभी एबी को आगे से आवाज आने लगती है। वो आगे जाकर देखती है तो उसको एक रूम में प्रोफेसर मार्टिन और उनके साथी डॉक्टर बैठे हुए दिखाई देते हैं, जिनकी नासा वालों से मीटिंग चल रही थी। एबी बाहर चुपके से उनकी सारी बातें सुनने लगती है, जहाँ पर नासा वाले प्रोफेसर मार्टिन और उसकी टीम के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कह रहे थे कि तुमने इंसानों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो पूरी तरह से इलीगल हैं। उसके लिए तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है। तुम्हें अभी के अभी उन एक्सपेरिमेंट्स को रोकना होगा, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। एबी भी सारी बातें सुन लेती है और अपने आप से बोलती है कि वो इन लोगों के बारे में बिल्कुल सही थी। वो चुपचाप वहाँ से घर चली जाती है। अगली सुबह प्रोफेसर मार्टिन रिक के घर एबी और रिक से मिलकर कुछ बातें करने के लिए आते हैं। अब वो उन दोनों को इस मिशन और इसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सब कुछ सच बताने लगते हैं। वो एबी और रिक को बताते हैं कि मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहता हूँ। मैंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स इसलिए किए ताकि मैं इंसानों की आने वाली पीढ़ी को टाइटन पर भेज सकूं। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स का हर किसी के ऊपर क्या नतीजा होने वाला है ये मुझको भी नहीं पता, क्योंकि हर किसी का डीएनए अलग है। लेकिन रिक इन सभी में सबसे आगे है। इसकी बॉडी इन सभी एक्सपेरिमेंट्स को अच्छी तरीके से झेल पा रही है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में अब चेंज आने लगे हैं। जब ये एक्सपेरिमेंट्स पूरी तरीके से पूरे हो जाएंगे तो जो भी सक्सेसफुली जिंदा बचेगा वो एक टाइटन क्रिएचर में बदल जाएगा, जिसे होमो टाइटन्स बोला जाएगा। उनमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ साथ काफी सारी नई ताकतें आएंगी और वो टाइटन पर रहने वाले पहले इंसान होंगे। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि उस टाइम इनका बिहेवियर कैसा होगा, ये शांत होंगे या फिर गुस्सैल। ये चीज इनके डीएनए पर निर्भर करेगी। ये सारी बातें सुनकर रिक और एबी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। पर रिक के पास अब आगे जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं रहा था। वो धीरे धीरे होमो टाइटन बनता जा रहा था, इसलिए उसे अपने इस सफर पर आगे ही बढ़ना होगा। रात को जब रिक अपनी आंख से पट्टी हटाता है तो उसको पता चलता है कि अब वो अंधेरे में भी साफ साफ देख सकता है और वो पानी में बिना सांस लिए जितना चाहे उतनी देर तक रह सकता है। उसे अब अपने आसपास की हर चीज महसूस होने लगी थी। वो छोटे से छोटे साउंड को भी सुन पा रहा था। अगले दिन रिक और बाकी सभी लोगों की टाइटन पर जाने के लिए आखिरी सर्जरी होती है, जिसमें बाकी सभी लोग मर जाते हैं। कोई भी उस सर्जरी को नहीं झेल पाता, लेकिन रिक और उसकी दोस्त टैली वो दोनों इस सर्जरी में जिंदा बच जाते हैं। जिसके बाद रिक की वाइफ और उसका बेटा उसे मिलने लैब में आते हैं, जो उसको देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि अब वो पूरी तरह से एक टाइटन क्रिएचर में बदल चुका था। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था, उसके कान भी इवॉल्व होने की वजह से गायब हो चुके थे, लेकिन वो अभी भी अपनी फैमिली को बिल्कुल सही से पहचान पा रहा था। वो उनकी बातें तो सुन पा रहा था, लेकिन उनसे कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि टाइटन क्रिएचर लो फ्रीक्वेंसी में बात करते हैं। उनकी बातें इंसान नहीं सुन सकते। रिक को उसके घर भेज दिया जाता है। घर जाकर उसकी वाइफ एबी उसे कपड़े पहनने में मदद करने लगती है, पर वो शर्ट उसको छोटी आने लगती है, जिसकी वजह से उसे काफी तेज गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद रिक अपने घर के पूल में बहुत तेजी से तैरने लगता है। तभी उसकी दोस्त टैली वहां पर आती है। टैली के हाथ पूरी तरह से खून में सने हुए होते हैं। रिक उसके हाथों को अपने हाथों में लेता है और तभी उन दोनों के हाथों से कुछ टेंटिकल्स निकलने लगते हैं, जिससे वो एक दूसरे का दिमाग पढ़ने लगते हैं। रिक टैली का दिमाग पढ़ लेता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि उसने गुस्से में आकर अपने पति का खून कर दिया और इसके हाथों पर ये उसी का खून लगा हुआ है। पर इतने में ये खबर अब मिलिट्री वालों को भी पता चल जाती है और वो रिक और टैली को पकड़ने के लिए रिक के घर आ जाते हैं। टैली उन पर हमला करने लगती है, पर वो लोग उसको गोलियों से मार डालते हैं। इससे पहले वो रिक को मारते वो उन सभी को अपने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की मदद से जान से मार देता है और वहां से जंगल की ओर भाग जाता है। एबी भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाती है, जहाँ जंगल के एक हिस्से में उसको रिक मिल जाता है। रिक अभी भी एबी को पहचानता है और वो उससे उतना ही प्यार करता है जितना पहले किया करता था। वो एबी का हाथ पकड़कर उसको ये बात महसूस कराता है और उसका दिमाग भी पढ़ने लगता है। रिक अब किसी का भी दिमाग पढ़ सकता था। एबी का दिमाग पढ़ने पर उसको ये पता चलता है कि वो भी उससे प्यार करती है। रिक एबी की वजह से अपने आप को मिलिट्री के हवाले कर देता है। रिक को वापस लैब में ले जाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर मार्टिन भी होते हैं, जो रिक की वाइफ एबी से रिक को एक खास किस्म का इंजेक्शन देने को कहते हैं, जिससे रिक अपनी पिछली सारी यादें भूल जाएगा। जिसके बाद हम खुशी खुशी उसको टाइटन पर भेज देंगे। यही रिक के लिए सबसे सही रहेगा। एबी रिक को वो इंजेक्शन देकर वहाँ से डॉक्टर फ्रेया और अपने बेटे को लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है, जिसकी थोड़ी देर बाद ही रिक वहाँ के सारे ऑफिसर्स को मारकर अपने परिवार के पास अपने घर आ जाता है, जहाँ हमको ये पता चलता है कि एबी ने रिक को वो खास किस्म का याददाश्त मिटाने वाला इंजेक्शन नहीं दिया, क्योंकि वो अपने पति को टाइटन पर नहीं भेजना चाहती। वो उसके साथ यहीं पर रहना चाहती है। रिक घर आकर सबसे पहले अपनी फैमिली को गले लगाता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है और चाहे कुछ भी हो जाए वो उनको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रिक भी अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। अब इतने में ही मार्टिन और बहुत सारे मिलिट्री वाले रिक के घर को घेर लेते हैं। मार्टिन एबी से कहता है कि तुम रिक को यहाँ रखकर गलती कर रही हो, क्योंकि ये अब कभी भी दोबारा इंसान नहीं बन सकता और ये अब यहाँ के माहौल में ज्यादा दिन जिंदा भी नहीं रह पाएगा। अगर हमें इसकी जान बचानी है तो हमको इसको जल्द से जल्द टाइटन पर भेजना होगा। एबी इस बात को समझ चुकी थी
कि रिक यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए ना चाहते हुए भी एबी रोते रोते रिक को एक आखिरी बार गुड बाय बोलती है, जिसके बाद रिक को टाइटन पर भेज दिया जाता है। उसके कुछ दिन बाद मार्टिन को भी पकड़ लिया जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हमें इस घटना के कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मार्टिन के टाइटन प्रोजेक्ट को अब एबी और डॉक्टर फ्रेया सही तरीके से संभाल रही हैं। वो लोगों को टाइटन पर भेजने के सही तरीके ढूंढ रही हैं। तभी एबी का बेटा एबी को बाहर लेकर आता है और आसमान की ओर इशारा करते हुए कहता है कि देखो मॉम, डैड हमको वहां ऊपर से देख रहे हैं। जिसके बाद हमें टाइटन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रिक पूरी तरह से जी पा रहा था। वो वहां पर खुश था। रिक को टाइटन की हवा पानी बिल्कुल भी नुकसान नहीं दे रही थी। तभी रिक अपने विंग्स को फैलाता है और आसमान में उड़ने लगता है, जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म